नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे तेजल ऑनलाइन क्लासेज में। आज के हमारे महत्वपूर्ण सैद्धांतिक नियमों को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेज। बात कर रहे थे महत्वपूर्ण सैद्धांतिक नियमों की। तो जैसे कल अपन ने बात की थी फैराडे के नियमों की, अभी बात करेंगे अपन फ्लेमिंग के नियमों की। फ्लेमिंग के नियम। तो फ्लेमिंग ने दो नियम दिए थे। नंबर 1 दाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम, और दूसरा दिया था बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे दाहिने हाथ के नियम की। तो फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम, दाहिने हाथ का नियम क्या बोलता है? दाहिने हाथ का नियम। तो दोस्तों दाहिने हाथ का नियम क्या बोलता है कि अगर यदि दाहिने हाथ को प्रथम अंगुली, अंगूठा और तर्जनी अंगुली, तीनों को अगर यदि परस्पर 90 डिग्री इस प्रकार से फैलाए, अंगूठा, दाहिने हाथ का अंगूठा, पहली अंगुली और तर्जनी अंगुली, तीनों को अगर यदि परस्पर 90 डिग्री के कोण पे फैलाते हैं, किस पर? 90 डिग्री के एंगल पर फैलाते हैं, तीनों को अगर यदि इस प्रकार से फैलाते हैं दाहिने हाथ के, तो अंगूठा यदि चालक की दिशा को दर्शाए तथा पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी, तो मध्यमा अंगुली या तर्जनी अंगुली प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को दर्शाएगी। पहली अंगुली किसको दर्शा रही है? चुंबकीय क्षेत्र को। और बात करें अंगूठे की, तो अंगूठा किसको दर्शा रहा है? घुमाव की दिशा को, घुमाव की दिशा को। तो तर्जनी अंगुली किसको दर्शाएगी? तर्जनी अंगुली विद्युत वाहक बल की दिशा को दर्शाएगी। और दोस्तों ये जो नियम है ये काम में लिया जाता है अपना जनरेटर में। किसमें? जनरेटर में। डीसी जनरेटरों में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा देखने के लिए ये नियम प्रयोग में लेते हैं। और ये नियम क्या बोल रहा है कि अगर यदि दाहिने हाथ का अंगूठा, पहली अंगुली और तर्जनी अंगुली, तीनों को परस्पर 90 डिग्री के एंगल पर इस प्रकार से फैलाए कि अंगूठा, देखो स्टार्ट करें तो स्टेप वाइज स्टेप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन आ रहा है? अंगूठा। तो अंगूठा के बारे में बता दिए कि अंगूठा किसको दर्शाता है? घुमाव की दिशा को। फिर दूसरा आता है पहली अंगुली या प्रथम अंगुली। तो प्रथम अंगुली किसको दर्शाए? चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाए। तो फिर तीसरे नंबर पर आ गई अपनी मध्यमा या तर्जनी अंगुली। तो तर्जनी अंगुली किसको दर्शाएगी? प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को दर्शाएगी। तो ये हो गया अपना दाहिने हाथ का नियम। अब अपन बात करते हैं बाएं हाथ के नियम की। कौन से नियम की? बाएं हाथ के, बाएं हाथ का नियम। देखो दाहिने हाथ का नियम तो काम में लिया जाता है डीसी जनरेटरों में। डीसी जनरेटरों में कौन सा काम में लिया जाता है? दाहिने हाथ का नियम। और बाएं हाथ का नियम लिया जाता है डीसी मोटरों में। अब जनरेटर तो क्या करता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा करता है। तो ये नियम किसके लिए काम में लिया जाता है? ईएमएफ के लिए, या ईएमएफ की दिशा देखने के लिए, ईएमएफ की दिशा देखने के लिए। जबकि बाएं हाथ का नियम काम में लिया जाता है मोटरों में। और ये भी मोटरों में किसके लिए? मोटर की घूर्णन दिशाएं देखने के लिए, मोटर की घूर्णन दिशा ज्ञात करने के लिए। तो बाएं हाथ का नियम क्या बोलता है कि अगर यदि बाएं हाथ की अंगूठा,
पहली अंगुली और तर्जनी अंगुली, तीनों को परस्पर किस प्रकार फैलाए, 90 डिग्री पर फैलाए, तीनों को 90 डिग्री के अंतर पर फैलाए। अंगूठा, प्रथम अंगुली और तर्जनी अंगुली, तीनों को क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री के ऊपर इस प्रकार से फैला रहे हैं कि यदि तर्जनी अंगुली सप्लाई विद्युत वाहक बल की दिशा दर्शाए, सप्लाई विद्युत धारा की दिशा दर्शाए, तथा प्रथम अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाए, तो अंगूठा क्या दर्शा देगा, मोटर की घुमाव दिशा या घूर्णन गति की दिशा दर्शाएगा। देखो ये बाएं हाथ का नियम है अपना कि बाएं हाथ को ये पहली अंगुली, अंगूठा और तर्जनी अंगुली तीनों को अगर यदि परस्पर इस प्रकार फैलाए 90 डिग्री पर कि पहली अंगुली और तर्जनी अंगुली है वो क्या करेगी, तर्जनी अंगुली तो सप्लाई की धारा की दिशा दर्शा दे और पहली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शा दे, तो अंगूठा किसको दर्शाए, मोटर की घुमाव की दिशा को या घूर्णन गति की दिशा को दर्शाए। तो ये है अपना बाएं हाथ का नियम। तो ये दोस्तों फ्लेमिंग ने दो नियम दिए थे, एक दिया था दाहिने हाथ का नियम और एक दिया था बाएं हाथ का नियम। अब यहां से आप देख रहे हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा, और कल अपन ने फैराडे का इंडक्टेंस का प्रेरण का नियम पढ़ा था, तो इनके संबंध के लिए क्या दिया था, लेंज ने, इसने लेंज नामक वैज्ञानिक ने, तो जिसको अपन बोलते हैं लेंज का नियम। अब लेंज का नियम क्या है, लेंज का नियम क्या होता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल उन्हीं कारणों का विरोध करता है जिन कारणों से उसकी उत्पत्ति हुई है। क्या बोलता है लेंज का नियम कि प्रेरित विद्युत वाहक बल उन्हीं कारणों का विरोध करता है जिन कारणों से उसकी उत्पत्ति हुई है। भाई विरोध उन्हीं कारणों का करेगा जिन कारणों से उसकी उत्पत्ति हुई है। दूसरा तो विरोध करने कौन देगा, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल किसका विरोध करेगा, मुख्य विद्युत वाहक बल का। प्रेरित विद्युत वाहक बल किसका विरोध करेगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल किसका विरोध करेगा, मुख्य विद्युत वाहक बल का या सप्लाई विद्युत वाहक बल का विरोध करेगा। तो ये है अपना लेंज का नियम। अब लेंज के नियम को इसको अपन अगर ये बात करें प्रेरण में, तो प्रेरण में क्या होता है, E समान प्रोपोर्शनल d phi अपॉन dt होता है। तो इसमें लेंज के नियम को किस प्रकार से दर्शाया जाता है, इसमें लेंज के नियम को दर्शाने के लिए अपन क्या कर देते हैं, E बराबर माइनस d phi अपॉन dt। अब यहाँ आप देख रहे हो कि ये जो माइनस चिन्ह लगा हुआ है, माइनस चिन्ह का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशा, और इस विपरीत दिशा कहां से आई है, लेंज के नियम से आई है कि ये विरोध को दर्शा रही है। तो यहाँ माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह किसको दर्शा रहा है, लेंज के नियम को दर्शा रहा है, लेंज के नियम को दर्शाता है। तो दोस्तों यही लेंज का नियम है। अब लेंज के नियम से यहाँ माइनस चिन्ह आ गया, तो अगर यदि मैं बात करूं सप्लाई की,
तो सप्लाई विद्युत वाहक बल अगर यदि इस दिशा में है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल किस दिशा में होगा, इसके जस्ट अपोजिट, जो दोनों एक दूसरे का विरोध करेंगे। अब काफी बार यहाँ जब लेंज के नियम की बात कर रहे हैं और सप्लाई विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल की बात कर रहे हैं, तो एक आता है काउंटर विद्युत वाहक बल। क्या आता है अपना? काउंटर विद्युत वाहक बल। काउंटर विद्युत वाहक बल, ये काउंटर विद्युत वाहक बल क्या होता है? काउंटर विद्युत वाहक बल अभी यहां से आपके समझ में आ जाएगा कि काउंटर विद्युत वाहक बल क्या होता है। देखो, जैसे सप्लाई विद्युत वाहक बल है आपका 200 वोल्टेज, कितना? 200 वोल्टेज, और अगर यदि मैं प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान मान लूं 20 वोल्टेज, तो सप्लाई वोल्टेज कितना है? 200 वोल्टेज सप्लाई का, और प्रेरित का वोल्टेज कितना माना है अपन ने? अगर यदि 20 वोल्ट माना है, तो देखो दोनों की दिशा क्या है? एक दूसरे के अपोजिट है। 200 वोल्टेज इस डायरेक्शन में जा रहा है और 20 वोल्टेज इसके अपोजिट आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? जब ये 20 वोल्टेज इसका विरोध करेगा तो बराबर के वोल्टेज खर्च कर देगा, तो 200 माइनस 20 बराबर 180। ये 180 वोल्टेज क्या हो गए? उपयोगी विद्युत वाहक बल हो गया है। ये कौन सा हो गया? जो काम में आने वाला है वो विद्युत वाहक बल हो गया है, उपयोगी विद्युत वाहक बल। सप्लाई अपन ने 200 वोल्टेज की दी है, बट बैक ईएमएफ कितना आ गया? प्रेरित विद्युत वाहक बल। जो विरोध कर रहा है उसको बैक ईएमएफ बोलते हैं, कि विरोधी विद्युत वाहक बल, और ये विरोध कितना कर रहा है? 20 वोल्टेज, तो उपयोग में कितने हैं? 180। अब 180 है तो 20 गएगा, ये 20 दिया तो 200 था, काम में 180 आ रहा है, तो शेष जो 20 विद्युत वाहक बल, 20 वोल्टेज, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि 20 वोल्टेज जो कहां चले गए? जो प्रेरित ईएमएफ को नष्ट करने में वे हो गए, प्रेरित ईएमएफ को नष्ट करने में वे हुए, वो 20 वोल्टेज क्या कहला जाएंगे? काउंटर ईएमएफ। उस 20 वोल्टेज को अपन क्या कह देंगे? काउंटर ईएमएफ। और ये जो 20 वोल्टेज प्रेरित विद्युत वाहक बल है, इसने क्या किया है कि मुख्य विद्युत वाहक बल का विरोध किया है, तो ये कहला गया अपना बैक ईएमएफ। क्या कहला गया? बैक ईएमएफ या विरोधी विद्युत वाहक बल। तो हमेशा ध्यान रखना, विरोधी विद्युत वाहक बल है वो काउंटर ईएमएफ ही होता है, या ऐसे को मान सकते हैं कि विरोधी विद्युत वाहक बल और काउंटर ईएमएफ दोनों बराबर होते हैं। काउंटर विद्युत वाहक बल बराबर विरोधी विद्युत वाहक बल। हाँ, अब यहां से एक लाइन और मेरे समझ में ये दिमाग में ये कि आपको मैं बता दूं कि विरोधी विद्युत वाहक बल प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है। ध्यान रखना, लेंज के नियम से ही ये चीज भी निकल कर आती है कि विरोधी विद्युत वाहक बल सदैव प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है, लेकिन प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव विरोधी विद्युत वाहक बल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। इस चीज को हमेशा नोट करके याद रखना कि काउंटर ईएमएफ है वो किससे नष्ट हो रहा है? विरोधी विद्युत वाहक बल से। तो विरोधी विद्युत वाहक बल है वो हमेशा प्रेरित ईएमएफ ही होता है, जबकि जरूरी नहीं है कि प्रेरित ईएमएफ हमेशा विरोधी विद्युत वाहक बल ही हो। बहुत सी जगह प्रेरित ईएमएफ है वो उपयोगी वोल्टेज भी बनता है, जैसे डीसी जनरेटरों में प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा होता है, तो वो विरोधी थोड़ी होता है, वो अपने उपयोग में आता है।
तो वहां पर वो उपयोगी होता है। जबकि जहां विरोधी विद्युत बल नष्ट हो रहा है, काउंटर ईएमएफ पैदा हो रहा है, तो वहां पर विरोधी विद्युत बल हमेशा प्रेरित प्रकार का ही होता है। तो ये चीज आपको याद रखने वाली है। तो ये है अपना लेंज का नियम। अब इसके बाद में नेक्स्ट आगे नियम की बात करते हैं अपन ओम का नियम। ओम का नियम तो तकरीबन सभी को आता है। ओम का नियम, ओम का नियम तो बेसिकली सभी को आता है। इसको आई प्रोपोर्शनल भी बोलते हैं। नहीं, आई प्रोपोर्शनल भी नहीं होता है। ये क्या होता है? वी प्रोपोर्शनल आई होता है। जब विद्युत वाहन बल देंगे, अपन फोर्स लगाएंगे इलेक्ट्रॉनों पर, तभी धारा का प्रवाह होगा। ऐसा नहीं है कि धारा का प्रवाह किया और फोर्स लगाया, वोल्टेज विद्युत वाहन बल लगा। नहीं, पहले अपन क्या करेंगे, किसी भी सप्लाई स्रोत से विद्युत वाहन बल लगाएंगे, इलेक्ट्रॉनों को फोर्स करेंगे, तभी वो सर्किट में प्रवाहित होंगे। तो वी प्रोपोर्शनल आई, ओम का नियम। तो वी प्रोपोर्शनल आई या फिर वी बराबर आई इंटू आर, जहां आर क्या है? नियतांक है, जिसको अपन किसके रूप में देखते हैं? प्रतिरोध के रूप में देखते हैं। किसके रूप में? प्रतिरोध के रूप में देखते हैं। तो ये है अपना ओम का नियम, वी बराबर आई इंटू आर। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं प्रतिरोध के नियम की। इसी कड़ी में आगे बात कर लेते हैं अपन प्रतिरोध के नियम की। प्रतिरोध के नियम की। तो प्रतिरोध का नियम क्या है? प्रतिरोध का नियम किसी भी चालक तार, क्या है? ये कार के सामने कोई भी चालक तार या कंडक्टर दर्शाया गया है, इसके प्रतिरोध की अवस्थाएं या प्रतिरोध की निर्भरता देखने के लिए प्रतिरोध का नियम काम में लिया जाता है कि किसी भी चालक का प्रतिरोध वो किन कारकों पर निर्भर करता है। तो ये आपका चालक है। अब इस चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? तो सबसे पहले प्रतिरोध चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध मान चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती। दूसरी विशेषता, चालक का प्रतिरोध कटाक्ष क्षेत्रफल ए के व्युत्क्रमानुपाती। तो यहां से आपके सामने क्या हो गया? आर प्रोपोर्शनल एल बटा ए। या फिर इसको हल करते हैं तो ये क्या है? अनुक्रमानुपाती नियतांक। क्या है? ये नियतांक है, जिसकी जगह नियतांक का रूप कौन ले लेता है? रो, विशिष्ट प्रतिरोध। तो आर बराबर रो इंटू एल बटा ए। और ये रो ही क्या है? नियतांक है, जिसको अपन क्या बोल देते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। तो ये है आपका प्रतिरोध का नियम। अब यहां पर देखो आप, एक यहां मैंने चीज लिखी है कि आर पर व्युत्क्रमानुपाती 1 बटा ए। चालक के कटाक्ष क्षेत्रफल की बात की। कटाक्ष क्षेत्रफल जैसे चालक क्या है अपना, किसी भी आकार में कंडक्टर है तो वो एक बेलनाकार आकार में है, तो उसकी कहीं न कहीं कटाक्ष क्षेत्रफल की बात करें तो उसका जो छोर है वो हमेशा किस रूप में रहता है? कटाक्ष क्षेत्रफल किस रूप में रहता है? वर्त के रूप में। तो कई बार क्या होता है कि कंफ्यूज करने के लिए जब क्वेश्चन में पूछा जाता है तो यहाँ कटाक्ष क्षेत्रफल को क्षेत्रफल के रूप में न दे करके, क्षेत्रफल के रूप में न दे करके इसको किसके रूप में दे दिया जाता है? त्रिज्या या व्यास के रूप में भी दे दिया जाता है। किसके रूप में? त्रिज्या या व्यास के रूप में। तो देखिए क्षेत्रफल ए बराबर, अगर यदि इसको मैं सर्किल मान लूं और इसकी त्रिज्या आर मान लूं तो ए बराबर क्या होता है? हमेशा पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसी चीज को अगर यदि पाई क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है, नियत वैल्यू है, तो पाई को आप छोड़ भी सकते हैं। तो आर बराबर आर प्रोपोर्शनल 1 बटा आर स्क्वायर। कहने का मतलब चालक का प्रतिरोध उसकी
त्रिज्या के वर्ग के वियुक्त क्रमानुपाती होता है। आगे समझ में, यहां पर क्या हो रहा है, आर क्या है, स्मॉल आर है कंडक्टर की त्रिज्या, और उस त्रिज्या के वर्ग के वियुक्त क्रमानुपाती होता है। अब आपको पता है कि d बराबर होता है 2r, d बराबर क्या होता है 2r, d क्या है व्यास। तो अगर यदि यहां से r बराबर क्या होता है व्यास बटा 2, त्रिज्या बराबर क्या होती है व्यास की आधी होती है। तो अगर यदि मैं r प्रोपोर्शनल 1 बटा r की जगह d बटा 2 रखूं, d बटा 2, तो इसका स्क्वायर, तो d का स्क्वायर हुआ d स्क्वायर बटा 4, तो दोबारा बटा लगेगा नहीं, तो 4 ना चले गए ऊपर, तो 4 को भी अगर यदि नियतांक राशि मान करके छोड़ दिया जाए तो क्या हो गया r प्रोपोर्शनल 1 बटा d स्क्वायर। तो यही चीज यहाँ लागू हो गई कि भले ही त्रिज्या की बात करो या व्यास की बात करो, दोनों के ही वर्ग के वियुक्त क्रमानुपाती होता है। बस सिर्फ इतना ही है फर्क कि नियतांक थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर नियतांक ओनली रो आएगा, अगर यदि इसकी बात करें तो नियतांक के रूप में रो इंटू पाई आ जाएगा, और यहाँ पर नियतांक की बात करें तो रो इंटू पाई इंटू 4 आ जाएगा। तो ये नियतांक चेंज हो जाते हैं बस। यहाँ पर नियतांक आ गया आपका रो, जब कटाक्ष क्षेत्रफल की बात की है तो ओनली नियतांक किसके रूप में आ गया है, रो के रूप में, विशिष्ट प्रतिरोध के रूप में। और उसी कटाक्ष क्षेत्रफल को अगर यदि त्रिज्या के रूप में ले लिया तो नियतांक के रूप में कौन आ जाएगा, रो इंटू पाई। शेष समझ लीजिए बन जाएगा आपका कि कैपिटल R प्लस समान अनुक्रमानुपाती 1 बटा r स्क्वायर या त्रिज्या का वर्ग। और अगर व्यास में ले तो व्यास में आपके सामने ये रहा कि नियतांक किसके रूप में आ जाएगा, रो इंटू पाई इंटू 4। तो ये है आपका प्रतिरोध का नियम।